प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। आज हम प्रीलिम प्रैक्टिस क्विज के सेशन 9 की चर्चा करने वाले हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है? अराल सागर, काला सागर या बैकाल झील? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 2 या 1 और 3। गाइस, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के नज़रिए से पूछा गया था, लेकिन हमने इस सेक्शन में इसलिए कवर किया है ताकि हम इन सभी के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी बात कर सकें। अराल सागर के लगातार सूखने से रिलेटेड कई खबरें आई हैं। बैकाल झील पर भी यही खतरा मंडरा रहा है, इसलिए 2 ऑप्शन में डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में इमेंसली टर्म यूज किया गया है, इसलिए अराल सागर ही इसका उत्तर होगा। नासा की माने तो 1960 की शुरुआत में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने अपनी नदियों से जल का डाइवर्जन शुरू कर दिया, जिससे यहाँ जल की कमी होने लगी। 2000 के बाद अराल सागर और तेजी से सिकुड़ना शुरू हो गया। नासा इसके लिए कई बार इमेजेस भी जारी कर चुका है और एटलस में भी ये इमेजेस हमें देखने को मिल जाएंगी। आपको हैरानी होगी कि 1960 में इसकी गहराई 68 मीटर थी। आज यह घटकर मात्र 10 मीटर बची है। अराल सागर के बारे में आपको बता दें कि यह समुद्र नहीं है, बल्कि एक बड़ी झील है जिसका विस्तार कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। आमू दरिया और सिर दरिया नदियाँ इसकी मुख्य जल स्रोत हैं। फ्रेंड्स, बैकाल झील रूस के साइबेरिया में दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसे रूस का गैलापागोस भी कहा जाता है। अब कुछ बातें काला सागर के बारे में जान लेते हैं। काला सागर यूरोप के दक्षिण पूर्वी जबकि एशिया के पश्चिमी छोर पर है। यह चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, बस कुछ दूरी को छोड़ दे तो। यह कुछ दूरी हमें तुर्की के इस्तांबुल में दिखाई देती है, जो काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ती है। मारमरा सागर चारों तरफ से तुर्की से घिरा हुआ है। काला सागर में जैसे ही हम उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो वहां पर अजोव सागर है। इन दोनों को कर्च संधि जोड़ती है। काला सागर से जो देश सीमा बनाते हैं उनमें यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया शामिल हैं। दोस्तों, भूगोल से हर साल मैप बेस्ड सवाल पूछा जाता है। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल अराल सागर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। दूसरा, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं और राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या केवल 3। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि ऐसे सवालों में हमें कम से कम 2 कथनों के बारे में पता होना चाहिए। इस सवाल में दूसरा कथन गलत है क्योंकि सोने के रिजर्व क्षेत्र आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी मौजूद हैं। यहाँ तीसरा कथन सही है क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर जैसे कई जिलों में लौह अयस्क की खदानें हैं। अब आते हैं पहले कथन पर। दरअसल 2015 में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन 1957 में बदलाव किया गया था। कानून में हुए इस बदलाव के बाद राज्यों को गैर कोयला खदानों की नीलामी की परमिशन भी मिल गई थी, इसलिए पहला कथन भी गलत है।
आपको यह भी बता दें कि 2020 में फिर एक बार इस कानून में संशोधन किया गया है। खनिज कानून संशोधन अधिनियम 2020 के जरिए 2 कानूनों खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015 में बदलाव किए गए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है डी, यानी केवल तीसरा कथन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शंस है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या पुणे। गाइस, यूपीएससी लोकेशन बेस्ड सवाल अक्सर पूछता है। मैपिंग करते समय हमें देशांतर और अक्षांश के नजरिए से शहरों को देखना चाहिए। देश की ऐसी राजधानियों को देखिए जो लगभग एक ही अक्षांश या देशांतर पर अवस्थित हैं। किसी नदी के लिए यह देखिए कि क्या वह किन्हीं राज्यों की सीमा बनाती है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन हैं। सेम अप्रोच आप वर्ल्ड लेवल पर झीलों और समुद्रों के लिए रखें कि कौन कौन से देश किसी सागर या झील की सीमा पर हैं, कोई बड़ी नदी किन किन देशों से गुजरती है, ये सब। इसी तरह हमें देखना चाहिए कि कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पहाड़ी, नदी या नेशनल हाईवे के पास है या नहीं। भारत की पहाड़ियों की सही लोकेशन सहित उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में सजाइए। अब इस प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, अगर हम दिल्ली से लेकर एक सीधी रेखा देश के दक्षिण तक खींचें तो बेंगलुरु करीब करीब उसके पास ही अवस्थित है। नागपुर और हैदराबाद इस रेखा के पूर्व में होंगे, जबकि पुणे पश्चिम में। इसलिए पहला विकल्प सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए हुए हैं कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर और दूसरी तरफ देश। शहरों के और देशों के नाम इस तरह हैं: एलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसूल फिलिस्तीन, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शंस है 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4। प्रिय व्यूअर, प्रश्न में पूछे गए सभी स्थान हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए यह करंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम अच्छे से पुराने पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर के लोकेशंस पर ज़्यादातर सवाल बने हैं। इसलिए इन लोकेशंस को करंट से जोड़ते हुए तैयार करते रहिए। दोस्तों, एलेप्पो शहर के बारे में तो जानते ही होंगे। यह सीरिया का एक शहर है और आतंकी संगठन ISIS के बराबर हमलों की वजह से इसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। यह शहर 2014 से ही बराबर खबरों में है, यानी पहली जोड़ी सही है। इसके सही होते ही हमारे पास 2 ऑप्शन ए और डी बचते हैं। फ्रेंड्स, किरकुक शहर भी ISIS हमलों की वजह से सुर्खियों में रहा था, लेकिन यह यमन नहीं बल्कि इराक का एक शहर है। इसी तरह मोसूल भी इराक का ही एक शहर है, न कि फिलिस्तीन का। इसलिए दूसरी और तीसरी जोड़ी गलत है। अब हम सही उत्तर यानी बी तक पहुंच गए हैं। चलिए हम पश्चिम एशिया की कुछ राजधानियों को उत्तर से दक्षिण सजा कर देखते हैं। सबसे पहले तुर्की की राजधानी अंकारा, फिर ईरान की राजधानी तेहरान, लेबनान की राजधानी बेरूत, सीरिया की राजधानी दमिश्क, इसके बाद बगदाद और लास्ट में इजराइल की राजधानी जेरूशलम। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस है: एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग और स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस है 1, 3 और 4, 2, 3, 4 और 5, 2, 4 और 5, 1, 2, 3 और 5। गाइस, यहाँ हम अगर तीसरे कथन के बारे में जानते हो तो सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यह एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम एक एक कथन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले संरक्षण कृषि के बारे में कुछ जान लेते हैं। संरक्षण कृषि खासतौर पर मिट्टी के प्रबंधन से जुड़ी हुई है। इससे मृदा संरचना, उसके संगठन और जैव विविधता पर पड़ने वाले असर में कमी आती है। जो 3 बातें सीधे तौर पर कृषि पद्धति से जुड़ी हुई हैं, उनमें एक तो मिट्टी पर परमानेंट कवर का रखरखाव करना। इसके लिए ज़्यादातर पुरानी फसलों के अवशिष्टों का यूज़ किया जाता है। इससे एक फ़ायदा है कि मिट्टी का कटाव ठहर जाता है।
दूसरा, मिट्टी की न्यूनतम जुताई की जाती है ताकि मिट्टी की संरचना में डिस्टरबेंस ना हो। और तीसरा, जैविक समस्याओं से लड़ने के लिए फसलों को कुछ समय बाद बदल दिया जाता है। इससे फसल विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। तो पहला और दूसरा कथन इस कृषि से संबंधित नहीं है। संरक्षण कृषि के कुछ लाभ हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। मिट्टी को ढकने के लिए फसल अवशिष्टों का उपयोग होता है, जिससे उनका सदुपयोग भी हो जाता है और उन्हें जलाने जैसी क्रियाओं में कमी आती है। दूसरा, फसलों में कीटों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। और तीसरा, जीवाश्म ईंधन के उपयोग और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो सही आंसर है वो सी है, यानी केवल कथन 2, 4 और 5 ही सही है।